नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में कई बड़े चेहरों की किस्मत भी दांव पर है, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के साथ साथ तेजस्वी यादव भी शामिल है। इसके अलावा 14 मंत्री और कई पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जिन जिलों में आज वोटिंग हो रही है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और नालंदा जैसे अहम जिले शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 90,712 मतदान केंद्र बनाए हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जहां सभी मतदान केंद्र पर 1200 से कम वोटर होंगे। इसके साथ ही फर्जी वोटिंग को लेकर भी खास इंतजामात किए गए हैं। आज का मतदान बिहार की अगली सरकार के गठन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के फर्जी वोटरों के आरोपों के बीच बिहार के पहले चरण का मतदान कितना अहम। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। ये चुनाव जो है वो चुनाव आयोग के लिए चुनौती ज्यादा है या विपक्ष के लिए? देखिए, चुनौती तो विपक्ष के लिए भी नहीं है और चुनाव आयोग के लिए भी नहीं है। किस बात की चुनौती? क्योंकि विपक्ष ने पहले ही मान लिया कि हम चुनौती विहीन हो चुके हैं। जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उसमें जिनसे बात की जा रही है, जो वोट की देने के लिए कतार में खड़े हैं, महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है जी। लेकिन दोनों जगह पर जब बात हो रही है वोट देने के लिए जा रहे लोगों से, तो महिलाओं में एक अलग क्रेज दिख रहा है। वो क्रेज ये बिहार के लिए कुछ नया है, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग स्टेट में भी चुनाव होते हैं। तो महिलाओं की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी या वहां पर एनडीए के गठबंधन के लिए होती है, वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। वो वहां के मुख्यमंत्री के प्रति उतना आकर्षित नहीं रहती, उनसे उनका उतना जुड़ाव लगाव नहीं रहता जितना कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए रहता है। हर जगह के महिलाओं के वोटर की भी बात की जा रही है, चाहे दूसरे स्टेट में हो, गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो या कि किसी और स्टेट का चुनाव हो। लेकिन बिहार में स्थिति अलग है जी। बिहार में एक ही परिवार के अंदर, एक ही परिवार जो एनडीए का सपोर्ट कर रहा है, उस परिवार के अंदर देखिए, उस परिवार के अंदर दो व्यक्ति, एक महिला जो फल की दुकान लगाई हुई है और एक उसी का हस्बैंड जो वहीं बगल में किराने की दुकान खोला हुआ है। ये दोनों से बातचीत होती है तो वो उसका हस्बैंड के पास जाता है, बातचीत करता है, तो कहता है नहीं, सरकार तो एनडीए को ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, देश विदेश हर जगह पर किया, बेहतरीन काम, और बिहार के लिए भी व्यवस्थाएं अच्छी की है। तो हम तो एनडीए की सरकार ही चाहते हैं और हम उसी को सपोर्ट करेंगे। उसी की वाइफ जो बगल में फ्रूट्स बेच रही है, उसके सामने जाता है तो वो इस बात का जिक्र नहीं करती कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितना काम किया है, कितनी चीजें दी है। वो सीधे नीतीश कुमार के बारे में बात करती, वही हमारे लिए तो नीतीश कुमार ही है। और ये जो फल की दुकान आप देख रहे हैं, वो फल की दुकान हमने हाल फिलहाल में लगाया है और ये पैसे लाए हैं 10,000 रुपए जो हमारे अकाउंट में आए हैं। ये एक महिला की कहानी नहीं है जी। जो बूथ के पास जा रही, जो वोट देने के लिए जा रही हैं। ये सिर्फ एनडीए समर्थक परिवार की बात नहीं, जो एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन समर्थक परिवार है, वो महिलाएं जिसके परिवार का एक सदस्य या उसका हस्बैंड जो सीपीआई एमएल के लिए वोट देने जा रहा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक है, जो राजद का समर्थक है, उन लोगों की पत्नियां, उसके घर की महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हुई थी, जो जीविका के मीटिंग में जाया करती है और जो जीविका मोबिलाइजर उन लोगों के साथ बैठी है, जो उन लोगों के ये डेब्ट ट्रैप से बाहर निकाली है, ऋण का जाल जो बिछा हुआ था। एक गरीब महिला जिसका हस्बैंड बीमार पड़ जाता है, उसको 10,000 रुपए की जरूरत होती है और 10,000 रुपए 5,000 रुपए के लिए कहां जाता है? उस गांव के दूसरे व्यक्ति के पास जो कि वहां बैठा हुआ है रजिस्टर लेकर कि आओ 5 रुपए पर सैकड़ के हिसाब से लेंगे, और वो 5 रुपए के हिसाब से उस गरीब महिला के पति के इलाज के लिए दिए गए उधार पैसे का इंटरेस्ट लेता है। वो इसी ट्रैप में फंसी हुई है।
10,000 5,000 वहां के उन लोगों से पूछिए जो कि अपने हस्बैंड को भोपाल, सूरत, दमन, गुजरात भेजने के लिए ये वहां पर जाना है, दिवाली के समय में आए, छठ के समय में आए और वहां पर घर पे आए हैं, वापस जाना है। आने के बाद पैसे खर्च हो गए, जो कमाई फैक्ट्री में काम करके लगाया था, और उसके बाद वापस जाने के लिए उसको 10,000 रुपया चाहिए। वो किसके पास जाएगा? वो वही महाजन के पास जाएगा। ये महाजन शब्द है। गांव में, हर गांव में 2 लाख 4 लाख रुपया लेकर बैठा हुआ व्यक्ति है, 10-20 की संख्या में, जो इन गरीब लोगों के पैसे से उधार देकर इंटरेस्ट के पैसे से अपना घर चला रहा है। और वो व्यक्ति अब क्या हुआ? चेंज हो गया, व्यवस्थाएं चेंज हो गई। अब ये जीविका के माध्यम से उसका अकाउंट खुला है। 20 से 50 एक ग्रुप में जीविका के ग्रुप मेंबर हैं और उनको पता है 1 लाख रुपए तक उधार चाहिए, तो बोला जीविका दीदी हैं, उससे 10,000 20,000 25,000 की डिमांड रखी और सीधे बैंक अकाउंट में गया, बैंक में गया, उसको निकाल के दे दिया। और वो 1% जो कि अब 0.5% हो गया है, वो उससे भी कम कर दिया गया है कि आधे % ही लगेगा इंटरेस्ट। अब ये चेंजेज हुए हैं तो महिलाएं तो फैन हो गई हैं, और वो भी अभी जो 30-32 साल 35 साल की महिलाएं हैं, जो कभी लड़कियां हुआ करती थी। 2005 के बाद 2006 में एक योजना लाई गई थी और वो साइकिल योजना थी, पोशाक के साथ साइकिल योजना। और उसमें पूरे सोसाइटी के अंदर कैसे चेंज लाया। ये छोटे मोटे चेंज नहीं था, ये सामने से सामान्य तौर पर दिखाई नहीं पड़ता जी। ये इनहेरेंट चेंज था और ये फ्यूडल मानसिकता वाले उस सोसाइटी में भी चेंज था। गरीब घरों की बच्चियां साइकिल चलाते हुए सड़कों पर रोड पे गई और वहां स्कूल जा रही थी, तो जो परिवार अपने बच्चियों को, ये समृद्ध परिवारों की बात है क्योंकि वहां फ्यूडल मानसिकता है, ये जनरल कास्ट के लोगों में मानसिकता है कि उनके बच्चियां घर से बाहर नहीं जाएगी, स्कूटी पर नहीं जाएगी, साइकिल नहीं चला सकती, वो खेतों में नहीं जा सकती, काम करने उसकी महिलाएं नहीं जा सकती, घर के बाहर जाकर जानवरों को चारा नहीं दे सकती। अब उस मानसिकता को तोड़ दिया। अब इनको तो सरकार ने साइकिल दी और सामान्य घरों की लड़कियां जिनको नहीं मिल रही थी वो अपने घर वालों से साइकिल ली। जब गांव में सड़कों पर गलियों में साइकिल चलाती हुई लड़कियां आई तो उसके बाद पूरी मानसिकता चेंज हो गई, जो आज स्कूटी में तब्दील हो गई। और वो लड़कियां जो उस समय 10th पास करके आई है, आज 35 साल की है, उसको दिख रहा है कि उसने क्या चेंज पाया है और नीतीश कुमार ने क्या किया। तो एक महिलाओं का वर्ग जो अभी सामने दिख रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट तरीका अपनाया। वो अंतिम समय में प्रचार करने के लिए नहीं गए, बल्कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम किया। वो हर स्टेट में करते हैं, लेकिन मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उन्होंने टारगेट किसको किया? महिलाओं को। मतलब इन चुनावों में इस बार महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। महिलाओं की भूमिका बिहार में भी रहती है बड़ी, 50% के आसपास वोटर हैं, लेकिन वोट देने में इन्फ्लुएंस कहां होता है वो डिपेंड करता है। अब महिलाएं इन्फ्लुएंस हो जाती थी, उसके घर के पुरुष वर्ग जो लोग हैं कहें जाके इस पर वोट दे दो, उस पर वोट दे देती थी। लेकिन आज बिहार में महिलाएं उस आधार पर वोट नहीं दे रही, झगड़ा संघर्ष हो रहा है। कोई भी घर में झगड़ा नहीं चाहता, वो उसका पुरुष या वो इतना बड़ा फैन नहीं है तेजस्वी यादव का, ये कोई यादव फैमिली है तो इतना बड़ा फैन नहीं है कि अपनी बीबी से झगड़ा करके जबरदस्ती दिलवाए उसको वोट। ये सिर्फ थोड़ा बहुत अभी मुस्लिमों में है कि धमकियां ज्यादा दी जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में आया, बिहार चुनाव में भी आया, कि वो इतना नफरत करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनको लगता है एक एक वोट हम अपने परिवार का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिलवाएंगे। और ये इन लोगों में इतना बड़ा फैन नहीं है कि अपने घर में झगड़ा कर सके। तो जो स्थितियां महिलाओं के लिए दिख रही है, ये कतारें दिख रही है, उसमें तो लगता है कि इन लोगों को सदमा लग गया वोटिंग पैटर्न देख के, और 1-2 दिन पहले से ही चल रहा था आपस में झगड़ा संघर्ष। दूसरी बात, ये जो सोशल इंजीनियरिंग, ये सोसाइटी का इक्वेशन बदला है जी। और जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उन लोगों के बीच जो स्थितियां दिखी, जो आज अभी दिख रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड ने तय किया था कि देखो ये 11 से 1200 मतलब मैक्सिमम 1200 वोट होने चाहिए, ये चुनाव आयोग ने बिहार में शुरू किया और आगे बंगाल में भी होना है। तो उसके बाद इन लोगों ने शुरुआत कर दी कि 1200 वोटर हैं
तो एक बूथ के ऊपर ऐसा संभव नहीं है कि एक पोलिंग एजेंट हम रख दें, तो हमारे पार्टी का एक एजेंट हो जो 1200 लोगों में से, यानी कि अगर एक घर में 4 से 5 वोट है जी, तभी भी आपको 300, 250, 350 तक परिवारों को अपने साथ लाना पड़ेगा। और उन जगहों से बाहर निकालने के लिए केवल उनकी जरूरत नहीं होगी, एक की जरूरत नहीं है, इसलिए संख्या बढ़ाओ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत में यही बात कही जी, कि मेरा बूथ सबसे मजबूत में यह धारणा बनाई गई कि महिलाओं के लिए महिलाओं को रखो, महिलाएं भी इसमें जुड़े। और चूंकि ये चीजें होती है कि महिला वोटर जो हैं उनको अगर कोई पुरुष पोलिंग एजेंट जाएगा, कहेगा कि भाभी जी आप चलिए साथ में वोट देना है, तो वो झिझकेगी। लेकिन महिलाएं आपस में गुट बना बनाकर आ रही है। ये जो 10-10, 15-15 महिलाएं, ये सुदूर क्षेत्र में भी दिखाई पड़ रहा है कि पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ पर आने के लिए, तो ये पोलिंग बूथ पर जो आ रही है वो सीधे संकेत दे रहा है कि डेडिकेशन तो है। और महिलाओं के साथ साथ ये जो सोसाइटल स्तर पर ये अंदर से जो महागठबंधन में झगड़ा चला, ये ईबीसी ओबीसी की बात करते हैं, ये ईबीसी ओबीसी दलित महादलित, ये सारे इन लोगों ने गठबंधन किया क्यों था? कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों का गठबंधन किसी और आधार पर है, जिसमें यह माना जाता है कि कॉमन वोटर मुस्लिम है, तो ये दोनों अगर आपस में लड़ेंगे तो मुस्लिम वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे सीमांचल के क्षेत्रों में ओवैसी ने थोड़ा कंफ्यूज किया है। लेकिन ये मुकेश सहनी को या फिर सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, ये सोशल इक्वेशन बदलने की तैयारी है, ये ओबीसी, ईबीसी और दलित महादलित। लेकिन उनके बीच भी ये जो पार्टियों के अंदर हंगामा चला है उसका असर भी अभी दिखाई पड़ रहा है। राजद और कम्युनिस्ट पार्टियों में अभी बिहार के चुनाव में, प्रथम चरण के चुनाव से पहले जितने प्रचार भी हो रहे थे, उन सारे जगहों पर कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये माले जिसको कहते हैं, इन तीनों पार्टियों के केरल से कितने प्रचारक आए। माले की बात तो छोड़ दीजिए, वो बंगाल और बिहार में ज्यादा है, और बंगाल से उसका मुख्य नेता आता है दीपांकर भट्टाचार्य, वो 2-4 दिन प्रचार किया। लेकिन सीपीआई और सीपीआईएम के कितने बड़े स्टार नेता बिहार चुनाव में आए? क्या पिनरई विजयन, केरल से मुख्यमंत्री, वो 2-4 रैलियां करके यहां से गया? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ी कि इन लोगों ने अपने लिए मेहनत की, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने इसको धोखा देने की कोशिश की। ये डिमांड भी इसकी नहीं मानी गई, फिर भी वही 30 सीटों पर तीनों पार्टी को सिमटा दिया गया। तो राजद के वर्चस्व के खिलाफ भी ये चुनाव लड़ रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र तक सीमित हैं, हम अपनी बात करेंगे, तुम्हारे लिए हम प्रचार और बैटिंग और बूथ मैनेजमेंट नहीं करेंगे। ये जो चीजें दिखाई पड़ रही है वही वोटिंग में साफ दिख रहा है। अभी 12 बजते बजते ये साफ होना शुरू हो जाएगा कि इन लोगों का सरेंडर का दौर चला है, क्योंकि प्रचार थमने और वोटिंग होने के बीच कई ऐसी परिस्थितियां बदली है जिसका असर वोटिंग में दिखाई पड़ रहा है। सहनी का विद्रोही तेवर, कम्युनिस्ट पार्टियों का तेजस्वी के साथ संघर्ष, कांग्रेस में सरेंडर मोड में आना, दिल्ली आकर राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कि नहीं नहीं वोट चोरी हो रहा है, अब वोट चोरी हो रहा है मतलब हम चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव के हताशा कि अंतिम समय तक ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं भाई हम लोग तुम्हारे लिए वादों के पिटारा खोल दिए हैं किसी तरीके से इन किन प्रकार। अभी तो डर लग रहा है तेजस्वी यादव को, चुनौती उनके सामने है कि राघोपुर से कहीं दिक्कत ना आ जाए। ये दानापुर जैसे उनके परंपरागत क्षेत्र में जहां लालू प्रसाद यादव को उतरना पड़ा इस अवस्था में, जो बीमार हैं रोड शो करने के लिए रीतलाल यादव के लिए, तो जो स्थितियां इन लोगों की है, हताशा दिख रहा है। और 12-1 बजते बजते जब आंकड़े सामने आने शुरू होंगे, ये फिर से बड़े बड़े आरोप लगाए कि वहां वोट चोरी हो गया, वहां बूथ पर कैप्चर हो गया, ये सिक्योरिटी गार्ड से सुरक्षा एजेंसियां, ये चुनाव आयोग और वही सुरक्षा में खड़ा हुए वो जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सब के ऊपर इनके आरोप आने लगेंगे, क्योंकि इसे पता है चुनाव तो जा रहा है, सम्मानजनक तरीके से इस हार को
हम कैसे बदलें कि मोदी और नीतीश कुमार ने वोट चोरी करके हमें हराया है, इसलिए सम्मानजनक तरीका ढूंढ रहे हैं कि हम हारे नहीं, बल्कि इन लोगों ने जबरदस्ती गलत तरीके से हरा दिया है। आगे 5 साल तक यही बात ये सब दोहराते रहेंगे। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहले चरण की वोटिंग के दौरान पीएम मोदी अररिया और भागलपुर में जनसभा भी कर रहे हैं। मोदी 7 नवंबर को भी औरंगाबाद और भभुआ में प्रचार करेंगे। पीएम मोदी की इन रैलियों के जरिए एनडीए अपने प्रचार अभियान को और धार देने में जुटी है, जबकि विपक्ष खासतौर से राहुल गांधी फर्जी वोटरों के जरिए फेक नैरेटिव सेट करने में लगे हैं, जिससे विपक्ष बिहार में बुरी स्थिति में नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।